9 मई एक बहाना था, ब्लेम द विक्टिम, जिस पे तशद्दुद किया गया उसी को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरास गायब हो गए। एक इंडिपेंडेंट कमीशन आपके 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लॉ लगाया था उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना। मैं बिल्कुल हमायत करता हूं कि आर्टिकल 6 जो है जरूर लगना चाहिए। शुरू जो है उस जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदेद है तमाम देखने वालों के लिए। नाज़रीन, ये जो हंगामों की तमाम फिजा हर तरफ नजर आ रही है, ये हंगामे सिर्फ सड़कों पर ही नहीं है बल्कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी ये हंगामे हुए हैं। सख्त, निहायत सख्त किस्म के जुमलों का तबादला हुआ है, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, अपोजिशन बेंचेस की तरफ, और माहौल मजीद गर्म हो गया। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर दूसरी तरफ सस्ती बिजली, सस्ते आटे के इस चक्कर के अंदर मुजफ्फराबाद जो है वो भी मैदान जंग बन गया। शदीद तसादुम हुआ, हलाकतों की इत्तला भी मौसूल हो रही है और कई ऐसे अफराद हैं जिनके बारे में ये भी खबर आ रही है कि वो निहायत जख्मी हैं। इंटरनेट की सूरत हाल ये है कि वहां पर इंटरनेट बंद है, मोबाइल फोन सर्विस अवेलेबल नहीं है, अस्पतालों के हवाले से इमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है। विफाकी हुकूमत चूंकि ऐलानात भी कर चुकी है, उसके बावजूद भी जो सूरत हाल है उस पर काबू पाने में हमें बज़ाहिर नाकाम नजर आ रही है। वहां की जो ताज़ा मालूमात है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सियासत है या हमारी जो मईशत है उसके दौराहे पर सिक्योरिटी के संगीन हालात का हमें सामना है, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, आज़ाद कश्मीर से लेके आप पंजाब तक आ जाएं, पूरे पाकिस्तान में आ जाएं, हर तरफ हमें सड़कों के ऊपर माहौल गर्म नजर आ रहा है। आज तो पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ थोड़ी देर पहले वो तो आपने खुद भी देख लिया कि हालात कहां तक पहुंचे हुए। जी, अब जिस तरह आपने नक्शा खींचा है पूरे मुल्क का, और पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीर इफ्तिताई में आपने दिखाई थी कि उमर अयूब साहब, उनकी और ख्वाजा साहब की जो आपस में मुठभेड़ और लड़ाई मारकटाई जो चल रही थी, और ये तलखी ओवरऑल जो नज़र आता है माहौल वो इतना तलखी का बढ़ गया है कि जिसके अंदर कोई हमें मसाइल का हल की तरफ माइल नज़र नहीं आता। उनकी तो समझ आती है पीटीआई की कि वो समझते हैं वो दीवार से लगे हुए, उनका मैंडेट खोया गया हुआ है, उनके लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। अपोजिशनें ऐसी सूरत में ऐसा करती हैं, गवर्नमेंटें ऐसा नहीं करती। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन में हो, उनका एक ही तरह का मूड और एक ही रवैया रहता है। और उनकी जो ये जो तकरीर है ये कुछ 10 दफा कर चुके हुए हैं डिक्टेटरशिप्स के खिलाफ, मगर उसमें सिलेक्टिवली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अयूब खान का तो जिक्र कर दिया कि उसकी लाश को उठा के जो फांसी देनी चाहिए, उमर अयूब के क्योंकि दादा थे, उमर अयूब के एक वालिद साहब भी थे, गौहर अयूब उनका नाम था, वो इनकी पार्टी में इनके स्पीकर रहे, इनके बड़े जो मरकजी इनके जो सियासतदान थे, नवाज शरीफ के करीब तरीन दोस्त रहे हुए हैं। 10, 15, 20 साल उन्होंने इनके साथ सियासत की हुई है। मगर वहां से सीधी अयूब खान से जंप लगाते हैं तो आ जाते हैं मुशर्रफ पे या वो सूरी के ऊपर आगे। बिल्कुल रिसेंटली दरमियान में एक शख्स था जिसका नाम था ज़ियाउल हक, उसको जिसके वालिद के साहब के साथ ख्वाजा आसिफ के जो वालिद साहब थे, वो ख्वाजा सफदर साहब जो है वो वहाँ उनके साथ उन्होंने काम किया, उनकी सारी सियासत उनके साथ गुजरी। नवाज शरीफ साहब उनके बहुत करीब रहे हुए, सारे उनके बेनिफिशरी रहे। और फिर 90 की दहाइयों में या बाकी जो 2-3 गवर्नमेंटें लाई उसमें अपना भी रोल ये जो रहा। बात यह है कि पाकिस्तान में तमाम ही पार्टियों का ये एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से किसी ना किसी दौर पे इक़्तिदार के लिए सब ये कंप्रोमाइज़ करते रहे। इस हमाम में सारे ही नंगे हैं और ये एक एंडलेस बहस है और लोग तंग आ चुके हुए हैं कि यार खुदा के लिए इस वक्त आप देखें, जिस तरह आपने कहा कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आग लगी हुई है। मुजफ्फराबाद में इस वक्त जो है, आज़ाद कश्मीर में और जगह, मुजफ्फराबाद में ख़ास तौर पे इस वक्त भी इंटरनेट बंद है, सारा शहर बंद है। वहाँ पे फूड की सप्लाई, दवाइयों की सप्लाई नहीं जा रही, अस्पताल नहीं है। आज भी जलाओ गिराओ चल रहा है, लोग सड़कों पे मार कुटाई हो रही है और वो पुलिस और बाकी उनके दरमियान में जो है हंगामा आराई चल रही है। आज भी 3 लोग मारे गए हैं, एक पुलिस वाला भी शायद शहीद हुआ है। और ये ओवरऑल ये मामले चल रहे हैं, बिल्कुल आग लगी हुई है कश्मीर के अंदर। और कश्मीर याद रहे बहुत ही हसास
एक आज़ाद कश्मीर जो है वो एक मॉडल के तौर पे हम पेश करते हैं इंडिया को दिखाने के लिए और मकबूजा कश्मीर को राग़िब करने के लिए कि देखें ये वो जन्नत है जो हम आपको पेश करेंगे। फिलहाल वो जन्नत एक दोज़ख बनी हुई है, वहाँ उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। और सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मसला नहीं है, इस वक्त पिछले आप देखें हफ्ते में गवादर में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद जो है उनको मार दिया गया। 7 मजदूर थे, 7 मजदूर थे पंजाब से। उसके बाद ये कल की खबरें छपी हुई थी कि शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के 2 हमले हुए हैं, 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। मतलब KP भी आपका हो गया, बलूचिस्तान भी हो गया, फिर पंजाब के और सिंध के कच्चे के इलाके में एक फुल टाइम ऑपरेशन जारी है जिसके अंदर फोर्सेस जो पुलिस वाले हैं इतने मजबूर हो गए हैं, उन्होंने बुगटी ट्राइब की मदद के साथ प्राइवेट मिलिशियाज हायर करके वो लड़ रहे हैं। वो कहते हैं हम डाकू इतने ताकतवर हैं और उनके पास जो असलहा है हम उनके साथ नहीं लड़ सकते, तो प्राइवेट मिलिशियाज की मदद लेके डाकुओं के साथ लड़ा जा रहा है। पंजाब और सिंध के बॉर्डर पे DG खान से लेके घोटकी तक ये आग जारी है। पंजाब के अंदर इस वक्त भी जो है किसान जो है सड़कों पे निकले हुए हैं, गद्दों की अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ। सो पूरे पाकिस्तान में आप ये कह लें कि एक आग लगी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन है। और ऐसे दौर में जबकि मुआशी मसाइल हैं और उसके अंदर हमारा ये है कि ये एक मफरूज़ा ये है इसके पीछे कि बगैर उसके आप ये समझा जा रहा है कि सियासी इस्तेहकाम के हम इक्तिसादी इस्तेहकाम जो है वो हासिल कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल वो नहीं हो पाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर का मामला खासतौर पे ये बड़ा ही संगीन है क्योंकि इसको इंडिया में बहुत उछाला जा रहा है। अभी प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इलेक्शन चल रहा है और काफी अरसे से ये अब का मामला नहीं है, ये साल डेढ़ से ये सिलसिला चल रहा था। काफ़ी अर्से से कश्मीर के अंदर एक एहसास महरूमी था कि उनके 2-4 मेजर मसाइल थे, काफ़ी सारे मसाइल कि वहाँ पे आप देखें एक तो उनके लोकल मसाइल थे, बिल्कुल वहाँ पे मिस गवर्नेंस की एक बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पे बड़ी बड़ी कैबिनेट हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सरकारी जो इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल है। मैं कह रहा हूँ इस तरह पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। और मगर आम आदमी जो है वो तंग है क्योंकि जो सियासी खेल खेला जाता है वहाँ पे कि वहाँ पे जिस तरह की गवर्नमेंटें बन जाती हैं, बड़ी बड़ी कैबिनेट बन जाती हैं, बड़ी बड़ी वजारतें हो जाती हैं, पाकिस्तान के बराबर की वो जो है कैबिनेट बना लेते हैं। तो वहाँ पे उसकी वजह से 1 साल से ये मसला चल रहा था। 2 मसले उनके जो है बहुत ख़ास तौर पे थे। एक उनका ये कहना था बिजली के हवाले से कि वो तकरीबन 3000 मेगावाट के करीब वो बिजली बनाते हैं हमने डैम से। याद रहे कि मंगला डैम की लेक जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर है। तो मेरे ख्याल में आमिर साहब आज़ाद कश्मीर पे बात करते हैं, मैं यहीं से आपके साथ आगे बढ़ूंगी, मगर इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो आज़ाद कश्मीर आमिर साहब अगर जो मौजूदा सूरत-ए-हाल में कश्मीर की तफसील करते हैं, मगर मैं ज़ुबैर से चाहूंगा कि ज़ुबैर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है कश्मीर के अलावा पूरे पाकिस्तान में है। मैंने ग्वादर का जिक्र किया, कच्चे का पंजाब और सिंध की सूरत हाल शुरू करवाई हुई है कि वजीरिस्तान के अंदर कल जो है ये रहा, पूरे पाकिस्तान में ये लगी हुई है। तो ये इस तरह का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर हमने जो हमारी इक्तिसादी मसाइल हैं इस वक्त, तो ये जो मफरूज़ा है कि इनको हल किए बगैर हम जो है इकोनॉमिकली जो है ना अपने मामला ठीक कर लेंगे, जरा इस पे प्लीज रोशनी डालिएगा। ओवरऑल मैं चाहूंगा। देखिए आमिर, बिल्कुल आपने सही बात की है। और ये अगर हम IMF की रिपोर्ट भी लेटेस्ट पढ़े ना, उसमें भी उनका इशारा पाकिस्तान के जो सियासी अदम इस्तेकाम है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसकी तरफ है। मतलब वो ये तो कह रहे हैं कि हम नेगोशिएट करेंगे, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इस माहौल में पाकिस्तान उस किस्म के मुश्किल इकोनॉमिक फैसले नहीं कर सकेगा जिसकी एक आपने देखी झलक आज़ाद कश्मीर में। क्योंकि मुश्किल फैसले तो वो होते हैं जो कि अनपॉपुलर हों। जो तो अब आपने थोड़े 4 दिन आज़ाद कश्मीर में अवाम निकले और आपने घुटने टेक दिए, तो वो IMF भी उस हिसाब से सही बात कर रहा था।
गैर सख्त फैसलों के लिए एक मजबूत गवर्नमेंट चाहिए, एक माहौल चाहिए जिसके अंदर वो आपको जो ये इससे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी रही और आप प्राइवेटाइजेशन में रहे हुए हैं, इससे बहुत बेहतर हालात के अंदर भी ये जो हमारा रिटेलर है या हमारी एग्रीकल्चर बिग लॉबी है या बाकी जो प्रॉपर्टी वाले ये बड़े बड़े जो जिन बैठे हुए हैं, ये घुटने टेकने पे मजबूर कर देते थे। तो इन हालात में जो हमें IMF कह रहा है या गवर्नमेंट के जो इरादे हैं, कैसे कर पाएंगे ये? देखें ना, IMF बिल्कुल क्लियर कट एक चीज कह रहे हैं आमिर, IMF ने तो कर्जा देना ही कर आपको, IMF ने 24वां प्रोग्राम करना ही करना है। वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त जो पुराना जो IMF के कर्जे हैं वो $7.5 बिलियन है जो पाकिस्तान ने अगले 5 साल में IMF को देना है। तो IMF अगर अभी हमें कर्जा नहीं देगा तो वो $7.5 बिलियन पाकिस्तान कैसे वापस देगा? तो वो तो उस विशेष सर्कल में तो पाकिस्तान फंसा हुआ है और IMF फुल बेनिफिट उठाएगा। बेनिफिट इसलिए उठाएगा कि जितना ज्यादा कमजोर मुल्क होगा उतनी सख्त शराइत होंगी, बड़ा सिंपल सी बात है। और वही IMF अभी जो आपको ये जो अभी लास्ट उनका जो स्टेटमेंट आया है वो बड़ा सख्त स्टेटमेंट है, वो अदम इस्तेकाम की बात कर रहे हैं। फिर एक बात ये है कि सबको पता है कि आवाजें उठ रही हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाजें उठ रही हैं फरवरी 8 इलेक्शन के हवाले से कि जी हुकूमत के पास मैंडेट भी है मुश्किल फैसले करने का। और वो हम सबको पता है, आमिर आपको भी पता है कि वो जब तक हुकूमत उस पर संजीदगी से गौर नहीं करेगी कि कैसे जो उस वक्त जो अभी ऑपोजिशन पार्टी है PTI, उसका जो मैंडेट है उसको सेटिस्फाई करें, किस तरह से उसका हल होगा। अब एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी आप उनसे क्यों बात करना चाहते हैं मिलिट्री के साथ, आप सियासी जमात हैं, सियासी सियासतदानों से करें। तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए। लेकिन मैं और आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि PMLN का क्या इंटरेस्ट है PTI के साथ बात करने का? उनका वो अगर बात करेंगे और इस नुक्ते पर करेंगे कि ठीक है जी आपका जो मैंडेट है हम उसको वापस देने के लिए तैयार हैं या उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं। अभी 3 महीने हो गए, अभी तक ट्राइब्यूनल्स ने काम नहीं करना शुरू किया। 6 महीने में आपको सारे फैसले करने होते हैं। अब आप खुद सोचें कि कितनी ज्यादा ट्राइब्यूनल में 8 फरवरी के हवाले से वो शिकायत हैं और अभी तक तो वो काम ही नहीं करना शुरू किया। फिर वो जजेस की अपॉइंटमेंट जिस तरह से हो रही है उन ट्राइब्यूनल्स को हेड करने के लिए, तो ये तो सारा देखे ना, जब तक ये इसको इतनी मुश्किल पोजीशन में हुकूमत रहेगी तो सिर्फ झंडे वाली गाड़ी में बैठ के और लोगों उनका सेल्फ इंटरेस्ट ही नहीं बनता, कोई सियासी मंतक नहीं बनती कि वो ये जो PTI वाले मांग रहे हैं या मुल्क के हालात का तकाजा है स्टेबिलिटी के लिए कि वो उसको कर सकें। वो तो बिल्कुल अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। पर मैं कमिंग बैक टू IMF, जो कुछ चीज़ें तो जाहिर है वो अपने वो उसके मुताबिक कराएंगे, मगर हमारे बेनिफिट की फॉर एग्जाम्पल वो जो कह रहे हैं कि शराफिया पे हाथ डालें या मरात, अभी ये स्टेट बैंक के जो एक्स गवर्नर साहब की है कि जो अभी हाल ही में आर्टिकल भी उन्होंने लिखा कि जनाब 2.5 ट्रिलियन तकरीबन 2200-2400 अरब रुपया ये आप एग्जेम्पशंस के अंदर मरात के अंदर जो है उनके टैक्स ऑडिट के अंदर वो दे रहे हैं और वो आप उनके नाम भी नहीं बता सकते। मगर ये इस तरह के लोगों को हाथ डालना, ये डाल सकेंगे? बातें तो ये भी बड़ी रिफॉर्म्स की कर रहे हैं, इवन प्राइवेटाइजेशन के हवाले से और हवाले से, ये बड़े उनको कैसे हाथ डालेंगे? हाथ वो डाल सकते हैं जो पॉपुलर मैंडेट लेके आए और वो उसको भी और इनको भी एहसास है कि मईशत बहुत खराब है और आपको अपना ब्रॉडन करना है टैक्स बेस, उसमें चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है या ट्रेडर्स हैं, लेकिन वो हाथ डालने के लिए आपके पास पीछे मैंडेट होना चाहिए ना। एक तो आपके पास मैंडेट नहीं है, ऊपर से वो स्ट्रॉन्ग लॉबीज जो हैं उनके खिलाफ अगर आप कुछ करेंगे तो आप तो और पूरे फंस जाएंगे। तो यही तो सबसे बड़ा, मैं तो जड़ सारे फसाद की कहता हूँ फरवरी 8 का इलेक्शन। फरवरी 8 का इलेक्शन को आप जब तक सही नहीं करेंगे और उसको सही करने का तरीकेकार जो है वो प्राइम मिनिस्टर को और उनकी टीम को करना है और जल्द से जल्द करना है। 3 महीने हो चुके हैं, अभी आप अगले महीने के शुरू में बजट आना है, बजट प्रेजेंट होगा। अभी तो देखिए ना कौन से मुल्क की क्या सोवरेनिटी कोई अच्छा लगता है कि IMF एक एक चीज डिक्टेट करे आपको बैठ के, फुल स्टॉप और कॉमा भी डिक्टेट करे।
आपके पास कुछ है ही नहीं। और अभी सिर्फ IMF का तो इशू नहीं रहा, बाकी भी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, चीन की तरफ से भी इस तरह के इशारे आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं CPEC 2 छोड़ो, हम CPEC 1 के अंदर ही फंसे हुए हैं। उनके सिक्योरिटी के जो खदशात हैं और बड़े जायज़ खदशात हैं, उसके मुतालिक वो बड़े परेशान हैं। फिर सऊदी अरेबिया से जो एक तो वक्त से पहले बहुत शोर मचा देते हैं कि जी वो खुद ही अनाउंस कर दिया, प्रीमेच्योरली कर दिया कि वली शहजादा आ रहे हैं, अब वो पता चल रहा है कि वो नहीं आ रहे हैं। तो अगर नहीं थी, फाइनलाइज नहीं हुई थी तो अनाउंस नहीं करना चाहिए। और उनकी तरफ से बेसिकली इशारे यही आ रहे हैं कि यहाँ आपके जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको आप ठीक करें, और मामला ठीक करेंगे तो कोई इन्वेस्टर आएगा। तो इस तरह तो वो तो ये इशारे तो चारों तरफ से आ रहे हैं। आमिर देखे ना, जो मैच्योर लोग होते हैं, अगर मैच्योर हुकूमत होती है तो वो ये इतना सेंसिटिव पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशन, तो उनके बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से उनके जो हुकूमत है उनकी तरफ से जो पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे, उसको पॉलिटिक्स की नजर ना करें। उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अंदर बैठ के जबरदस्त तरीके से काम करें, और ना ही इतना उसको हाइप दें जब तक वो नहीं होता, ताकि उस हुकूमत के लिए भी एम्बेरसमेंट ना हो। तो आपको चुप करके काम करना था। आप हर चीज में पॉलिटिक्स लेके आ जाते हैं, काम होने से पहले शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि वो इमरान खान के जमाने में तो ये नहीं हुआ था, हम ये करने जा रहे। भाई जब होगा तो आप जरूर उसको कैपिटलाइज करना भी चाहिए कैपिटलाइज। लेकिन अब एक तो मैं पहले ये भी बता दूं कि ये जो है ना कि पाकिस्तान की मईशत उससे जुड़ी हुई है कि बाहर से कितना आके पैसा लग जाएगा। अगर इससे जुड़ी हो तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल होने शुरू हो जाए। आज स्टेट बैंक के रिजर्व जो 8-9 बिलियन डॉलर हैं वो सारे बाहर के मुल्कों के ही हैं, उसमें पाकिस्तान का एक पैसा भी नहीं है। चीन के हैं, सऊदी अरेबिया के, UAE के एंड सो ऑन। तो जब आप, और IMF के हैं अभी $1 बिलियन जो $1.1 बिलियन। तो बात ये है कि उसको आपने जब तक पाकिस्तान की हुकूमत मईशत के हवाले से सख्त फैसले नहीं करेगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान स्टील मिल का अभी पिछला जो PCC का इजलास हुआ था, उसमें पिछले 3 महीने की जो सैलरी थी वो अप्रूव की गई। अभी कोई फॉरेन इन्वेस्टर आपसे ये पूछे कि पाकिस्तान स्टील मिल तो बंद पड़ी, और कितने अरसे से बंद पड़ी थी, तो आप उसको क्यों नहीं बंद करते हैं? उसके वो जो अभी आप उसका बोझ क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? और उसका बोझ जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत नहीं बर्दाश्त कर रही, पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त कर रही। दैट मिल इज क्लोज फॉर 6 years नाउ। अभी अगर आप इतना छोटा सा फैसला करने में आपको मुश्किल आ रही है कि एक बंद इतनी बड़ी मिल है और उसमें एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, 4,500-5 हजार एम्प्लॉयज बैठे, हर महीने आप हुकूमत वक्त सैलरीज देती है। अगर कोई पूछे कि भाई अगर आप ये नहीं कर सकते एक फैसला, तो आप बड़े बड़े रिफॉर्म्स कहाँ से करेंगे? और जब आप इतने छोटे से फैसला करने में डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो फिर आप फिर गलत मैंडेट के साथ ना आए ना। कम से कम जबरदस्ती रिग्ड करके इलेक्शंस को ऑन अ लार्ज स्केल फिर आप आके बैठे हुए और सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट है फॉर एवरीवन, और आगे नहीं जा सकता मुल्क इस तरह। और वो क्रेडिबिलिटी का इशू भी जुबैर आ जाता है। ये मैं समझता हूँ कि ये PDM के गवर्नमेंट के ज़माने से जो स्कैंडल्स जो आ रहे हैं, वीट का ठीक है, काफ़ी ज़्यादातर तो वो निगरान गवर्नमेंट के दौरान में ही हुआ, मगर इनका हिस्सा भी जो था इनिशिएट इनके दौर में हुआ, और फिर बाद में 7 लाख के करीब जो है इनके दौर में वो वीट का हुआ। और इस वक्त उसको ख़ासतौर पे पंजाब के अंदर जो है लोग सड़कों पे आए हुए हैं। और साथ में ये आज खलीक कियानी साहब हैं, बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं हमारे कुलीग जो हैं, उनकी आज मैं खबर देख रहा था कि साहिवाल कोल प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने कहा जी वहाँ पे एक बड़े किस्म का, एक खौफनाक किस्म का इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी, और ये केयर टेकर दौर में हुई थी पावर मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब ने, कि जनाब वहाँ पे जो कोयला लिया जा रहा था 74,000 पर टन लिया गया जून 2022 और 2022 के दिसंबर तक, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 45,000 टन जो है वो के हिसाब से लिया गया। अब ये जिधर से ईंट उठाए तो एक नया एक कटा खुल जाता है। तो ऐसे मामलात में जब आपके मिस गवर्नेंस के भी प्रॉब्लम्स आए, करप्शन के भी इस तरह के मामलात आए, डिसीजन मेकिंग के भी नजर आए, तो फिर हमें साथ में ये बड़ी बड़ी बातें कर देना कि जी हम यूं आएंगे और यूं करके मामला ठीक हो जाएंगे। अब आमिर देखे ना, ये आज ये जो आपके का खलीक कियानी की रिपोर्ट है, और भी लोगों ने ये रिपोर्ट किया है, ये जो कोयले के हवाले से,
कि तकरीबन 30,000 रुपए पर टन के हिसाब से 3 लाख टन महीने का इस्तेमाल होता था। तो मसला ये होता है कि अभी आपने उठाया है इसको टीवी पर, प्रिंट मीडिया ने सुबह उठाया था, तो अब ये चलता रहेगा। जब वो बन जाएगा ना, एक बड़ा क्राइसिस बन जाएगा, तो फिर उस पर कोई रिस्पॉन्स करना शुरू करेंगे। एक तरफ तो जाहिर है ये क्लेम किए जाते हैं कि जनाब देखें आज वो फ्लैश की जाती है कि जी आपको नहीं नजर आता, स्टॉक एक्सचेंज देखें ऊपर चली गई है। सिलेक्टिवली ऑफ कोर्स कुछ अच्छी खबरें हैं, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, ये स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होती है, हमारा भी दिल करता है, आपका भी दिल करता है कि मुल्क का बेहतरी हो रही है, चलो यार हम भी मुस्बत बातें करें। मगर एक दूसरी साइड भी है, ऑफ कोर्स जो है वो देखने पड़ते हैं वो फिगर्स कि ये आपका एक ही चीज से, ये जो फार्मर्स वाला और व्हीट क्रॉप वाला जो मसला है, ये आपको अगर आपकी राइस और कॉटन और अगले साल की गंदम वो हो गई तो ये 9 बिलियन जो दिखा रहे हैं 1 मिनट में ये गायब हो जाएंगे। और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। और भी देखें, मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, देखें वो चीज जिसको कहते हैं ना एलीट कैप्चर, वो एलीट कैप्चर यही होता है कि एक है एलीट के लिए अहदाफ जिसके हासिल करने से स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, उसका पाकिस्तान के, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट के ऊपर जाना को खराब चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, एक इंडिकेटर है, बट बहुत छोटा सा इंडिकेटर है। बिकॉज पाकिस्तान की अगर स्टॉक मार्केट में आप प्लेयर्स देख लें, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स देख लें, और इवन बांग्लादेश से आप कंपेयर करें तो वो बहुत ही कम है। और दूसरी बात यह है कि इनको एक खबर आती है ना कि पाकिस्तान में $1.1 बिलियन आ गए IMF से, तो स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन मईशत इज नॉट अबाउट द एलीट, मईशत इज अबाउट 25 करोड़ मासेस ऑफ पाकिस्तान। उनके लिए कैसे बेहतरी, उनके लिए क्या महंगाई कम हो गई है, बेरोजगारी गुर्बत क्या कम हो गई है, क्या हमारे आज ऐसे फैसले किए जा रहे हैं कि जिससे आगे आने वाले वक्तों में, महीनों में, सालों में पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी आएगी। इस वक्त तो अवाम को अगर आप किसी एंगल से भी देख लें कि पिछले 2 साल ले लें या पिछले 10 साल ले लें, आप देख लें तो उनके लिए बतदरीज, और इसमें मैं मिडिल क्लास को भी शामिल कर रहा हूँ, मिडिल क्लास तो सबसे ज्यादा बुरे तरीके से पिटी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस मुल्क में 25-30% इन्फ्लेशन था और ग्रोथ नेगेटिव थी, या इस साल 1.8% हो, तो आप खुद सोच लेना कि उसकी परचेजिंग पावर तो बिल्कुल खत्म हो गई है। अगर उसको 2 रुपए का इंक्रीमेंट मिला भी है 100 रुपए के ऊपर, तो उसकी परचेजिंग पावर तो 70 रुपए रह गई है इस साल, तो वो क्या कहाँ जाएगा। तो असल तो लोगों के मसाइल ये हैं, तालीम के हवाले से हैं, सेहत के हवाले से हैं, अब पॉपुलेशन जो अनकंट्रोल्ड बढ़ती चली जा रही है वो मसाइल हैं हमारे लिए, जो वुमेन एम्पावरमेंट के मसाइल हैं वो मसाइल हैं। आपके जो सोशल इंडिकेटर्स हैं आमिर, अगर आप UN की रिपोर्ट पढ़ लें, आप कोई रिपोर्ट पढ़ लें, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान शुड डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। पाकिस्तान सोशल इंडिकेटर्स आर एज बैड नाउ एज सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज। कोई भी आप मोर्टेलिटी रेट के हवाले से ले लें, आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से ले लें, आप स्टंटेड चिल्ड्रन के हवाले से ले लें, इट इज अलार्मिंग। तो आप वो इंडिकेटर्स देख के आपको सेटिस्फेक्शन करनी चाहिए। ये स्टॉक मार्केट $1.1 बिलियन IMF से आके और ऊपर चली गई स्टॉक मार्केट, उससे लेना चाहिए। ये एलीट के लिए तो नहीं ये कंट्री, बाकी 24 करोड़ और पता नहीं 95 लाख जो पाकिस्तानी हैं, उनका क्या बनेगा? दैट इज द की थिंग। उनके लिए क्या फैसले किए जा रहे हैं, उनके लिए महवर 2 हैं और वो होने चाहिए सारे पॉलिसी मेकिंग का, न कि कुछ एलीट जो हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं हुकूमत के साथ बैठ के, और उसमें हुकूमत का भी फायदा होता है, उनका भी फायदा होता है। जुबैर, अगर मैं क्विकली आपसे कहूं कि 1 2 3 4 आप बताएं कि क्या चीजें हैं जो कि इन हालात में, अंडर द सर्कमस्टांसेस, इनको फौरी तौर पे करनी चाहिए जिससे थोड़ी सी बेहतरी आए। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म चीजें हैं, मगर क्विकली शॉर्ट टर्म में अब इनको क्या करना चाहिए? 1 2 3 4। सबसे पहले तो नंबर 1 तो मेरे लिए पॉलिटिकल डिसीजन, क्योंकि फरवरी 8 के इलेक्शन जो इतने बुरे तरीके से डिस्क्रेडिटेड है, उसको ठीक करने, माहौल ठीक करना चाहिए। ठीक है ना, माहौल ठीक करना चाहिए ना, एंगेज करें कि जी आए हम बैठते हैं, वो तो एक नंबर 1 है। सबसे पहले क्रेडिबिलिटी निजाम में, ताकि लोगों के ट्रस्ट वापस आए। दूसरी चीज ये ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, बिल्कुल इनको जो बजट अभी आ रहा है उसमें बिल्कुल सख्त फैसले करने चाहिए, लेकिन टैक्सेस उन्हीं पर नहीं लादने चाहिए जिन पर ऑलरेडी लगे हुए हैं। नए सेक्टर्स को लेके आए, बिल्कुल हिम्मत दिखाएं, रियल एस्टेट को लगाएं, ट्रेडर्स को लगाएं,
जो भी दूसरे सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त बचे हुए हैं बाहर हैं उस टैक्स नेट से। तीसरी चीज ये है कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से फिर आप स्टेप्स उठाएं। 800 बिलियन रुपए खसारा कोई मुल्क नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो उसमें स्टेप्स उठाएं। और उसके लिए देखें आमिर, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता बगैर इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव योर सोशल सेक्टर। अगर वो नहीं करेंगे तो अब देखें ना, अगर 50% बच्चे 5 अभी यही खबर बजट के अंदर जो इशारे आ रहे हैं कि वो PSDP मतलब डेवलपमेंट के अंदर तो पहले ही वो कह रहे हैं कि गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं क्विकली एनर्जी एक मिसिंग एक्ट हुआ कि वो सबसे बड़ा हमारा एक गले का तौक है। जो रिफॉर्म्स है ना, तो साथ में आपने जो रिफॉर्म्स इनिशिएट करने हैं वो आपने टैक्स सेक्टर में करना है, एनर्जी सेक्टर में करना है और प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। ये मेन आपके हदफ हैं। रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि जिस आपके जो एनर्जी सेक्टर है जो बुरे तरीके से ब्लीड कर रहा है, इस वक्त गैस और इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्कुलर डेट है वो 5.8 ट्रिलियन रुपीज है, जिसमें तकरीबन आधा इलेक्ट्रिसिटी का और आधा तकरीबन गैस का है रफली। उसको कैप्चर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए खुदा के लिए हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइसेस ना बढ़ाएं, 2 साल से बढ़ा के मार दिया लोगों को, उसको कंट्रोल करें लॉसेस बजाय इसके कैपेसिटी चार्जेस में IPPs और ये बड़े बड़े स्टेटों को दिया जाए, लोगों को सस्ती करते ताकि वो इस्तेमाल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर, आप बड़ा एजुकेटिव होता है आपसे बात करना। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी आमिर साहब, आज़ाद कश्मीर के हवाले से और खासतौर पर मुजफ्फराबाद के हवाले से जो हम गुफ्तगू कर रहे थे वो हमारी अधूरी रहेगी। इस वक्त जो सूरत हाल है ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे पाकिस्तान की इस वक्त अहम स्टोरी है और ये बहुत ही हसास स्टोरी है और इसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप देखें 75 साल से आज़ाद कश्मीर के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए था। हमने ये मॉडल मैंने कहा पेश करना है और करने की कोशिश करते हैं इंडिया को दिखाने के लिए कि जनाब ये देखें, ये है, इसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को इसलिए हम अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि हालात इस नैज तक कैसे पहुंचे कि इस वक्त भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है इंटरनेट बंद है, दवाइयों की सप्लाई बंद है, अस्पताल बंद है, आज 3 बंदे मजीद मारे गए और इस वक्त ये क्राइसिस ख़त्म नहीं हुआ। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी आगे तकरीरें की कि जी हमने उनकी डिमांड मान ली और ये सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं ख़त्म हुआ, अभी भी मामलात वहाँ पे खराबी चल रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पर मैं क्विकली हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ से मोहम्मद अफजल चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे तफसील लेंगे। पर मैं जरा दो इसके ओवरऑल एक पहलू जरूर बता दूं कि मैं इसको जिस नजर से देखता हूं, मेरा भी आजाद कश्मीर से ताल्लुक है कि वहां पे 2-3 चीजें इसकी बड़ी ओवरराइडिंग है। एक तो ये कि ये 1 साल से और कई सालों से ये उनकी महरूमियां बिजली के हवाले से कि वो हाइडल पावर जो है 3000 वहाँ पे पैदा करते हैं और उनकी 375 मेगावाट से रिक्वायरमेंट है। और ये पाकिस्तान के हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जिस सूबे के अंदर से जो चीज़ दरियाफत हो, गैस हो, बिजली हो, उस सूबे को उसकी कॉस्ट प्राइस पे मिले जो उनकी ज़रूरत है कम अज़ कम जो है। तो वो कहते हैं कि हमारी 375 जो है हाइडल की जो कॉस्ट है हमें उसके ऊपर दें। ये उनका कई सालों से था। पिछले साल से ये बाकायदा उन्होंने ज़्यादा शोर मचाना शुरू किया। ऑफ कोर्स वीट का मसला भी था और 2-3 माह से ये हालात वहाँ बिगड़ना शुरू हो गए थे। लोग बड़ी तेज़ी से 8 फरवरी से ऑनवर्ड जो है लोग, ये जो एक्शन कमेटी थी इसके अंदर ये एपॉलिटिकल थी, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी। अच्छा। इसके अंदर अवामुन्नास शामिल थी और उनका एक जेन्युइन गुस्सा था। ये गुस्सा सिर्फ ये इन चीज़ों पे भी था, पर मैं समझता हूँ कि वहाँ की नौकरशाही, अशराफिया, बेजा सरकारी मामलात के जो है ना इस्तेमाल का इख्तियाराती इस्तेमाल और इस तरह के जो लीड है वहाँ पे करप्शन के खिलाफ भी था। ये जो है ना ओवरऑल ये सारा एक पैकेज था जिसको डील नहीं किया गया। वफाक ने 4 दिन से भी फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल वहाँ आज़ाद कश्मीर बंद हो चुका हुआ था, ये किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। हालात कश्मीर में कभी 75 साल में ये नहीं हुआ। दूसरा वहाँ पे एक एलिमेंट जो है डिसएम्पावरमेंट का है कि वहाँ पे एक अच्छी बात हुई थी पिछले 10-15 साल से कि जो हुकूमत होती थी इलेक्टेड उसको कंप्लीट किया जाने दिया जाता था। ये पीपल्स पार्टी ने किया कि उन्होंने नून लीग की जो गवर्नमेंट, फिर नून लीग ने ये किया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसको चलते पीटीआई ने किया कि उनकी जो गवर्नमेंट थी फारूक हैदर साहब की उसको कंटिन्यू और पूरा करने दिया गया।
अब वो सिलसिला तोड़ दिया गया। उनके 53 जो वहाँ के मेंबर्स हैं, 30 सिलेक्ट हुए थे पीटीआई के, और वहाँ पे वो 40 लोगों ने इस गवर्नमेंट ये लूली लंगड़ी जो बनाई हुई है लोटों पे मुश्तमिल, कि वो दौड़ के अब वहाँ नून की और पीटीआई की लोग हैं और पीटीआई के लोटे हैं। तो ये नाम नहाद जो इस तरह की गवर्नमेंट होती है, लोगों को डिसएम्पावरमेंट का एहसास होता है। वो इंडिया के साथ बात भी लड़ते रहे हैं, वो उन्होंने ये जो मकबूल हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, ये इन्हीं कश्मीरी भाइयों ने खुद लड़ के लिया हुआ है, और ये बॉर्डर का इलाका है, तो इसलिए हसास इलाका है। अफजल साहब हमें एक्सप्लेन करें, शाम को आपके वज़ीर आज़म ने बड़े दावे किए कि जना मामला तय हो गए, ख़त्म हो गया, अभी इतलाएं वहाँ से हमें डिफरेंट आ रही हैं कि अभी भी हालात मुजफ्फराबाद में ख़ास तौर पे कशीदा हैं। जी बिल्कुल आमर साहिबा, आपने बहुत तफसील से जो है आज़ाद कश्मीर के इस इशू को जो है वो अपने प्रोग्राम में जगह दी है। बात यह है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं, इससे कबल भी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं उनके साथ इस तरह के जो इन्होंने कमेटी बनाई हुई है, इस तरह के कई बार जो है वो मायदे कर चुके हैं, लेकिन उन मायदों के नोटिफिकेशन की कापी कभी इन्होंने देना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो मेंबरान थे वो उनका यही एक मुतालबा था कि आपसे हमने मुज़ाकरात क्या करने हैं, मुज़ाकरात आपसे हमारे हो चुके हैं, हमें जो हमारे मुतालबात का नोटिफिकेशन है आपने वो जारी करना है, आप वो जारी नहीं कर रहे। इससे कबल ये कहा गया कि आज़ाद कश्मीर में जो है पाकिस्तान में जो है वो निगरान हुकूमत है, तो इलेक्शन के बाद आपसे दोबारा जो नोटिफिकेशन आपको जारी किया जाएगा। फिर पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, एक जो है गवर्नमेंट आ गई वहां पे, और अब जाके जो था, इसके बावजूद भी यही लॉलीपॉप दिया जा रहा था वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से, अपनी कैबिनेट की जानिब से। अब आप ये कह रहे हैं वहां पे एतबार का मामला है, वो कहते हैं कई दफा हमारे साथ पहले भी ये ज़बानी वादे कर लेते हैं, हमें इन राइटिंग ये जो आप ऐलान कर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, हमें इन राइटिंग दें, ये कह रहे हैं आप? जी, उनका ये मुतालबा था कि हमने वज़ीर आज़म के साथ तो हमारे मुज़ाकरात ही नहीं है, हमने चीफ सेक्रेटरी को जो है वो रीजनेबल समझते हैं जो आज़ाद कश्मीर के हैं, वो हमें नोटिफिकेशन आके दे दें, हमारे साथ वो मुज़ाकरात करें। अब गुज़िश्ता जो शब थी वहां पे चीफ सेक्रेटरी साहब रावला कोर्ट में, क्योंकि ये सारा जो आपने कश्मीरियों की तारीख भी बताई है, तो ये सारा लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका था, तो मीरपुर से कोटली से रावला कोट, चकसवारी, इसी तरह से मीरपुर, ये सारा जो इनका जो मुजाहिदीन का जो लॉन्ग मार्च था, ये सारा रावला कोट जमा हो रहा था। रावला कोट से इन्होंने आगे फिर मुजफ्फराबाद की जानब जाना था, तो रात को रावला कोट में ये मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन उसके बाद जो है ये 4 घंटे तक ये मुज़ाकरात जो है जारी रहे। लेकिन जो टेबल टॉक थी वो यही थी कि एक ही बात थी कि हमें नोटिफिकेशन दें, हम यहाँ से ही इस मुजाहिरे को खत्म करते हैं, लॉन्ग मार्च को खत्म करने का ऐलान कर देते हैं। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कह दिया जी कि मेरे सुबह जो है इसके ऊपर बात करेंगे, तो फिर ये लॉन्ग मार्च के जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान थे उन्होंने लॉन्ग मार्च को मुजफ्फराबाद की जानब मुंतकिल कर दिया, और ये कह दिया उसी टाइम 11 बजे उन्होंने वहां से अपनी मूवमेंट जो है वो शुरू कर ली। उसके बाद वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मैंने राब्ता किया, तो उनका यह कहना था कि अभी तक हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, हमारे 2 मुतालबात तो इसके अंदर माने नहीं जा रहे, जिसमें एक ये था, उसका नोटिफिकेशन के अंदर जिक्र नहीं, जिसमें एक ये था कि 10 से ज्यादा माह तक जो आजाद कश्मीर के शहरी हैं उन्होंने हमारे साथ तावन किया हुआ है, एहतजाज पे है, वो बिजली के बिल जमा नहीं करवा रहे। आपसे हमारा ये था कि जब भी मुज़ाकरात होंगे आप बकाया जात वसूल नहीं करेंगे उनसे, नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज नहीं है। दूसरा आपसे ये कहा था कि हुकूमती मराद जो हैं उसके वो आपसे वापस ली जाए या आदि की जाए, वो भी आपने उसके नोटिफिकेशन के अंदर ये भी जिक्र नहीं है। तो हम जी एक डिमांड जो है, एक डिमांड मैं जो कह रहा हूँ कि सारा फोकस जो है आटे और बिजली के हो गया, वो भी बड़ी जायज़ है, मगर ये कि हुक्मरान तबके और अफसरशाही को गैर ज़रूरी मराद का मुकम्मल खात्मा किया जाए। तो ये सारी हुकूमत जो बनाई गई तो वो तो वजारतों के पीछे और मराद के पीछे, झंडे की गाड़ियों के पीछे बनी, अगर वो ले ली गई तो फिर ये हुकूमत का फायदा क्या, वजीर बनने का क्या मजा। अब अमर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये भी चीजें जो है ना इसी के ऊपर वो अड़े हुए थे कि आपने मुराद का कहीं पे जिक्र ही नहीं किया कि ये वापस होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो
जो मुजाहिरीन थे जो कोहाला पुल के ऊपर थे वो मुजफ्फराबाद में दाखिल हो गए। एक अफजल साहब, ये एक तनकीद ये आ रही है कि वो कहते हैं कि जनाब अभी देखिए आपकी जो वीट है वो पहले ही वो 6300 मन की बजाय 3100 मन थी, अब 1100 मन जो मजीद करके 2000 मन पे कर दिया है, वो डिमांड भी मान ली है आपकी। और आपका जो है बिजली का भी जो 300 यूनिट से ऊपर है 6 रुपये पर यूनिट कर दिया है। तो अब ये बेसिकली ये आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इतबार नहीं है, इन राइटिंग दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जिस तरीके से बनाई गई है, वजीर आजम बनाए गए, ये वजह है, ये फैक्टर भी है, डिसएम्पावरमेंट का भी है कि जिस तरीके से वहां लोटागर्दी हुई है ये मामला। आमिर साहब वो ये मुजाहिरीन ये कहते हैं, जो उनके लीडर हैं वो ये कहते हैं कि जो हुकूमती मराहत है उसका नोटिफिकेशन तो जारी किए हैं गवर्नमेंट ने, आटा सस्ता करने का, और ये सारे नोटिफिकेशन मौजूद है, उसमें दर्ज हैं। उसमें एक जो है वो बिजली के बकाया जात की माफी के लिए कोई भी उसमें बेसिकली 2 शिकें उसके अंदर शामिल नहीं है जो एहतजाजियों की तरफ से रखी गई, 2 शिकें उसमें शामिल नहीं है। नाज़रीन के लिए, नाज़रीन की इत्तला के लिए कि पिछले 7 महीने से ये खबर बाहर नहीं ज्यादा निकली कि 7 महीने से लोग एज अ प्रोटेस्ट बिजली के बिल जमा नहीं करवा रहे थे। अब ये डिमांड्स में था कि इनको माफ करें। हाँ जी, वो माफ हो चुके। आमिर साहब 10 माह से वो बिजली के वो ये कह रहे हैं कि बिजली के जो जेन्युइन बिलात हैं वो आप जमा करें, लेकिन जो बकाया जात आपने टैक्सेस की सूरत में रखे हुए हैं वो हम जमा नहीं करवाएंगे। हमें जरा समझ करें कि इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल वहां लॉ एंड ऑर्डर की क्या है मुजफ्फराबाद में? इस वक्त आजाद कश्मीर पुलिस जो है उसने चारों तरफ से जो है वो घेराव किया हुआ है, और जो खास खास जगह हैं वहां पे वो तैनात है, और जो मुजाहिरीन हैं वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड के अंदर जो है वो जमा हो रहे हैं। और इनका ये मुतालबा है कि थोड़ी देर तक जो है शौकत मीर जो इनको लीड कर रहे हैं वो वहां पे जो है वो ऐलान करेंगे, उसके मुताबिक जो है वो होगा। अगर वो उन्होंने इन मुज़ाकरात को कामयाब करार दिया तो कश्मीरी जो वहां पे है उनका ये कहना है, जो एहतजाज पे है, कि हम इसको जश्न की सूरत में मना के यहाँ से वापस आ जाएंगे। अगर ये ना हुआ, अब एक और इत्तला भी आ रही है कि ये जो मुजाहिरीन जाम हक हुए हैं इनके हक में ये भी बताया जा रहा है कि पूरे आजाद कश्मीर में इस वक्त जो है वो एहतजाज शुरू हो गए हैं। सुबह योम स्याह की तैयारियां भी की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हम सुबह योम स्याह भी मनाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब उनकी डिमांड्स सारी मान ली गई थी तो क्या हर्ज था कि अगर वो कह रहे हैं कि उनकी तसल्ली हो जाए कि अगर सिर्फ इस बात पे बहस चल रही है कि जनाब हमें नोटिफिकेशन की कॉपी दे दें और लिख के दे दें, तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसके बाद फसाद अगर होता है और ये 3 लोग जो है बेचारे मारे जाते हैं और ये बाद में भी वायलेंस जारी रहता है, ये तो टोटली नालायकी है। ये किसके, ये इंतजामिया की, सियासतदानों की, किसकी वहां पे कसूरवार है? अमर साहब इसमें सीधा से हुकूमती जानब से नालायकी का मुजाहरा किया जाए, हुकूमती आजाद कश्मीर की जानब से, और इसके साथ साथ जो वहां पे इंतजामिया है उसकी नालायकी आप कह सकते हैं कि जो अगर आपने मुतालबात मान लिए हैं तो फिर इन शहरियों के ऊपर हवाई फायरिंग करने की, इनको डराने धमकाने की या ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। ये शहरी जो है अपने लीडर की बात सुनने के लिए बेचैन थे और यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जमा हो रहे थे। आप उनको वहां पे जमा होने देते, वो शौकत मीर साहब आके वहां पे ऐलान करते कि भाई ये नोटिफिकेशन हमें कबूल है, नहीं कबूल है, उसके बाद फिर ये चीजें होनी चाहिए। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि इसके अंदर डिमांड्स में कई बहुत ही अच्छी चीजें जो कि पाकिस्तान में ये नहीं की जाती कि सब्ज दरख्तों की कटाई पर अमलन पाबंदी लगाई जाए और मुकामी वुडन इंडस्ट्री को फाल बनाने के लिए कानून साजी की जाए। जब वहाँ दरख्त जंगल काटे जा रहे हैं तो ये बहुत जायज वो शराइत हैं। इन जैसी शराइत के ऊपर जो कि भला है सबका, उस पर क्या इतराज हो सकता है? आमर साहब ये टोटली 10 नकातीन का एजेंडा था। ये सारा रियासत के एक बेहतरी के लिए था। जो वज़ीर आज़म ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें भी वो ये कह रहे थे कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के इस एहतजाज की वजह से उनको भी कामयाबी मिली है। वो भी ये चाह रहे थे कि आजाद कश्मीर में इस तरह का सेटअप जो है वो हो जाना चाहिए। तो ये एक खालसन कश्मीरियों के लिए एक अवामी तहरीक थी और इनके जो चार्टर ऑफ डिमांड था 10 रुकनी, वो भी एक अवामी ही था। तो हम इसको किसी तौर पे भी ये नहीं कह सकते कि ये एक इसमें कोई चीज
गैर जिम्मेदार। चलिए अल्लाह करे हालात जल्द अज जल्द पुरअमन हो जाए। बहुत शुक्रिया अफजल चौधरी साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आमिर साहब, ये टोटली आप कह सकते हैं मिस हैंडल हुआ है, फेलियर है ये गवर्नमेंट का। जिस तरह से उन्हें समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था वो नहीं हुआ। 2 नोटिफिकेशन के अंदर 2 शिकों का असल में इशू है, वो डाल देते किस्सा खत्म होता। साथ में मैं तो समझता हूँ अब जो हुआ है ये टोटली जिस तरह नालायकी नजर आ रही है, तो हेड्स मस्ट रोल। इसके बाद जो है मैं समझता हूँ इंतजामिया के अंदर और शायद गवर्नमेंट के अंदर भी एक मेजर तब्दीली आनी चाहिए कि ये हमने क्या मजाक बना दिया है कि एक पूरा अमन इलाका आजाद कश्मीर में इस तरह की कभी नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।